चलो भैया, वॉइस आ रही मेरी सभी लोगों को? सबको मेरी वॉइस आ रही है या सोनो में? जल्दी से बता दो भाई। यस सर। यस सर, आ रही है। ओके ओके। एनसीईआरटी से हम लोगों ने शायद कर लिया था, है ना? और आज एनसीईआरटी से मैंने कहा था कि जो है आप लोगों को करना है, थोड़ा सा बचा हुआ था फिजिकल प्रॉपर्टी तो एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एनसीईआरटी से उसको कवर करना था। तो एनसीईआरटी से कवर करने के बाद फिर हम लोग अपना जो मेथड जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे, राइट? चलो जल्दी से जरा सारे लोग एनसीईआरटी ओपन करके बैठ जाओ भाई, फटाफट से। सर आज फिर एनसीईआरटी करवाएंगे? पहले एक बार एनसीईआरटी से हो जाए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन तो सारा हो गया था शायद, है ना? तो मुझे लगता है कि जो है कि ये चीज हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा सा ही बचेगा जो है, फिर हम लोग cover कर लेंगे, है ना? ओके बेटा। ये सारे रिएक्शंस याद हैं आप लोगों को जो मैंने कल करवाई थी? सर आपकी आवाज बहुत। सर वॉइस लैग करना फिर से शुरू हो गए। अरे एक मिनट बेटा, जरा हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर जो भी नेट कनेक्शन लगा हुआ है। अभी बेटा, अभी अब तो नहीं कर रही है ना? अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बच्चे? यस सर। अभी लैग कर रहा है कुछ भी? ना राइट। तो चलो बेटा, जल्दी से वहीं पर हम लोग देख लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी से। स्कूल में नहीं पढ़ाया गया तो, और एनसीईआरटी से नहीं समझा। देखो एनसीईआरटी से मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट्स दिखा रहा हूं बेटा, ठीक है? जैसे हमने चैप्टर अल्कोहल वाला पढ़ाया था, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला पढ़ाया था, मैं वैसे करूंगा। लेकिन हाँ, ये पहले मैं एनसीईआरटी से दिखा, तो आप लोगों को एनसीईआरटी में सिर्फ पॉइंट्स देखते जाना है। यस सर। हाँ, ये चीज है, ताकि देखो छूटे नहीं। बात समझ आई ना बेटा? ये चीज। चलो, तो ध्यान से हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं अभी अपना ये कंटेंट। आइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है मिथेनॉल की बात करते हैं सर। मिथेनॉल क्या होता है? गैस होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना? इथेनॉल जो होता है वो कैसा होता है? वोलेटाइल लिक्विड होता है। और अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं, ठीक है ना? या फिर अगर हायर मॉलिक्यूलर वेट के हैं तो वो सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर। ओके सर, ठीक। वहीं पर अगर देखा जाए तो ये पॉइंट एनसीईआरटी का याद कर लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एल्डिहाइड का और कीटोन का, ये किससे होते हैं? हायर होते हैं। किससे? हाइड्रोकार्बन से एंड ईथर से, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए। मतलब समझो, अगर मुझे अरेंज करना हो तो सबसे कम किसका हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा। ओके बेटा, हाइड्रोकार्बन के बाद में उससे ज्यादा किसका? ईथर का हम लोग देखते हैं। ईथर के बाद फिर किसका हो जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड का हो जाएगा। और कार्बोनिल कंपाउंड के बाद अगर देखा जाए इनसे ज्यादा किसका होता है? मालूम होना चाहिए, अल्कोहल का होगा, अल्कोहल देन क्योंकि कार्बोक्सिल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? और अगर डाइमराइजेशन की वजह से देखते हैं तो डाइमर फॉर्मेशन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बेटा किसमें चेंज होता है? कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना? एसिड का। किसमें बोलो बेटा? सर कार्बोक्सिलिक। सर हाँ, कीटोन और अल्डिहाइड में कीटोन का ना ज्यादा होगा अल्डिहाइड से। बता रहे हैं बेटा। यहाँ पर अभी सुनो क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर। अब सुनो जरा, ये कह रहा है इट इज ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड्स, ठीक?
and ketone arising out of dipole interaction. एक बात बताओ, डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा किसमें? डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा अगर देखा है तो ये देखो, ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या कंपेयर कर लो, ये तुम्हारा प्रोपेनल है और ये एसीटोन है। देखो ना, डाटा से कंपेयर करो तो ज्यादा आसान रहेगा। प्रोपेनल मतलब फॉर्मूला यही तो हुआ ना तुम्हारा, CH3 CH2 CHO, ये है। और एसीटोन में क्या हो जाएगा? यस सर, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के हैं तो ज्यादा किसका होगा? कीटोन्स का ज्यादा होगा। ठीक है, यस सर, हाँ। यस सर। तो ये जो है, हमेशा जब भी ऑर्डर कंपैरिजन करना हो बच्चे तो डाटा से किया करो तो गड़बड़ नहीं होगा तुम्हारा। अब देखो सेम मॉलिक्यूलर वेट है, सेम मॉलिक्यूलर वेट तो ज्यादा किसका हो जाएगा? कीटोन का हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन एल्कोहल, ये तो मैंने ऑर्डर में बता दिया। क्यों बेटा? क्योंकि एल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और एल्डिहाइड कीटोन में डाइपोल इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, याद रखना भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, कैसा होता है? डाइपोल। वहीं पर जरा देखिएगा नीचे पॉइंट्स देखो क्या दिए गए। लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स सच एज मिथेनल, इथेनल एंड प्रोपेनोन आर मिसिबल विद वाटर in all proportions because they form hydrogen bond with water. और इसका आप लोग एग्जांपल वहां पर भी सॉल्यूशन में भी पढ़ते हो ना, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, यस सर। याद आया ना? हाँ, तो इस तरीके से आप देखते हो और समझते हो, ठीक है ना? आगे बढ़े बेटा, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई सबको? ठीक है। जनरली कैसा इंटरेक्शन देखा हम लोगों ने? डाइपोल इंटरेक्शन देखा, ठीक है। जनरली किस टाइप का इंटरेक्शन आप देख रहे हो सर? जनरली अगर देख रहे हो तो डाइपोल इंटरेक्शन देख लो, है ना। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। सर का कहना सर क्लास की स्ट्रेंथ, क्योंकि लोग क्लास नहीं करते हैं वो हमसे ज्यादा पढ़ते होंगे। ऐसा लगता है बेटा कि सारे ज्यादा पढ़ते होंगे? नहीं सर। सर लगता है तभी तो पूछ रहा है। दूसरी चीज ये भी है ना कि हमने देखो पहले ही बोल दिया बेटा कि जिनका तैयार है वो अगर चाहें तो क्लास ना करें, है ना। अब इसमें अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये समझ जाएंगे कि नहीं हमको सब कुछ तैयार है, और फिर जब एनसीईआरटी से पेपर बन जाता, कुछ नया आ जाता, तो उनको लगता आउट ऑफ सिलेबस है। पर ना जाओ, क्लास की स्ट्रेंथ पर अगर आप जा रहे हो तो वो अलग चीज है, ठीक है। क्योंकि देखो एसआरबी की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? हम जब शुरुआत से इस बैच में पढ़ा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ को एनसीईआरटी पढ़ना है, कुछ को उनके नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कुछ को बहुत हाई फाई लेवल का पढ़ना है। तो अगर सबकी डिमांडें पूरी करने लगे नीट को छोड़ करके, न्यूलाइट इंस्टीट्यूट में टीचर्स को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि आप ना तो एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ाइए, और अगर एनसीईआरटी के बाहर का कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो वो भी आप एक्सप्लेन ना करें। हम लोग तो फिर भी कर देते हैं। इस चक्कर में बहुत लोग बच्चे ये समझने लगते हैं कि अरे यार पता नहीं, टीचर को लगता आता नहीं है। तो वो चीज पता है वो अपने माइंड में बना करके बैठे, जबकि रियल है कि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि एनसीईआरटी के बाहर आज तक 3 साल से कोई एक क्वेश्चन ऐसा हमको कोई दिखा दे पिछले 3 ईयर्स से जो एनसीईआरटी के क्राइटेरिया से बाहर आया, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे देखो, स्नेहा भी कह रही है कि सर मेरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन गलत हुआ ऑर्गेनिक। सर देखा हुआ जो आंख से गुजरता है ना सर, एक बार नहीं करीब 100 बार पढ़ किया हुआ है, फिर भी गलत हुआ है सर। और सबसे बड़ी बात ये होती, देखो पता है पॉलीमर का हुआ गलत सर, पॉलीमर का। आज आपके बैच का एक बच्चा था, वो उसने बॉइलिंग पॉइंट का, इसी एल्डिहाइड कीटोन वाले बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछ रहा है, और फिर इसका कंपैरिजन अल्कोहल में कर रहा है कि ऐसा क्यों होता है, ईथर वाला कर रहा था। तो फिर मैंने वहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि बताओ अगर CH2 का चेन में डिफरेंस आ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आता है, कितना अंतर आता है। और ये तुम्हारे हाइड्रोकार्बन में दिया गया। जब मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बताई थी तो वहां पर एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब CH2 का अंतर आता है
तो बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा यानी CH2 का मतलब 14 मॉलिक्यूलर वेट का, तो पता है तो वहां पर डिफरेंस कितने का था, 20 से 30 केल्विन का अंतर आता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी 20 केल्विन से 30 केल्विन का डिफरेंस आता है। बात समझ आई ना, ये चीज। और क्या होता है कभी कभी हाई फाई पढ़ने के चक्कर में जो एग्जाम में आ रहा होता है ना, उसको अवॉइड करके चलते, उसको ओवरलुक कर देते, जो कि गड़बड़ हो जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि आप में से कुछ बच्चे ये काम करें, है ना। इसीलिए पहली प्रायोरिटी हमारी NCERT होती, भले तुमको लगे कि हाँ इसमें कुछ नहीं है, तुमको पहले से आता है, सो गुड, लगना भी चाहिए, लेकिन जो जरूरी है उसको यहाँ पर किया जाएगा ये चीज। क्योंकि अभी एहसास नहीं होता कुछ बच्चों को, एहसास तब होगा जब वो NCERT से देखेंगे, क्वेश्चन उनको मिलेंगे, तब उनको लगेगा कि नहीं हाँ यार जो भी टीचर्स या जो भी सीनियर्स डिसीजन लेते हैं वो अच्छा लेते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा है, क्लियर है यहाँ पर, राइट। अब चलिए जरा यहीं पर हम लोग कवर कर लेते हैं। तो ये देखो जो लोअर वाले होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स, तो आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन में भी देखा होगा कि ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बनती है। अगर देखो अब यहीं पर क्वेश्चन, ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड कौन सा बताओ बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड है। यस सर। अगर मैं इसी के बगल में एक और कीटोन मॉलिक्यूल रख दूं, अब बताओ उसमें कौन सा अट्रैक्शन होता है, डाइपोल। बिल्कुल से। अगर मैं कीटोन का मॉलिक्यूल बगल में रख दूं तो ये कैसा हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, ठीक है, ये चीज। और वैसे भी एक बात बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो होता है ये एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक स्पेशल टाइप का क्या होता है बताओ बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता है, ठीक है, क्लियर, याद रखेंगे। आइए जरा नीचे सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं सर। The solubility of aldehydes and ketones decreases rapidly on increasing length of alkyl chain। सुन लो मेरी बात, अगर कभी भी हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है मालूम होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। और अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट बढ़ेगा, यानी कि अगर, क्योंकि देखो CHO में या CO में कोई चेंज तो कर नहीं सकते हो, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट को ही हम घटा करके या बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस देख सकते हैं। अब सुनो जरा, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब अच्छा यहीं पर देखो स्टार्टिंग में बात क्या लिखी, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में मिसिबल होते हैं। लेकिन अगर जनरली हम पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हुआ, ठीक है ना, ईथर हुआ, मिथेनॉल हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, इनमें ये कैसे होते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, है ना, यहां तक किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आई। चले सर आगे, ये बात समझ में आ गया। एल्डिहाइड की कैसी स्मेल होती है, ये मैंने कहां पर आपको बताया था, पंजेंट स्मेलिंग होती है, जरा याद करके बताओ कहां पर मैंने बताया था, ये पंजेंट। हाइड्रोकार्बन। गलत बात है, याद नहीं तुम लोगों को। जब मैं अल्कोहल की कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस से रिएक्शन करवा रहा था तो मैंने वहीं पर बताया था कि पंजेंट स्मेल किसकी होती है, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड। स्वीट स्मेलिंग कैसी होती है, एसीटोन की। और वहीं पर टर्शरी अल्कोहल की जब कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस से करे थे तो एल्कीन बना, तो मैंने बोला था कि कोई ऑर्डर नहीं देता, याद आया। यस सर। पता नहीं तुम लोग कहाँ रहते हो, दिमाग ही नहीं लगाते हो, ठीक। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एज द साइज, ऑर्डर बिकम्स लेस पंजेंट, ठीक। इसीलिए देखो फॉर्मेलिन जब रखा जाता है तो फॉर्मेलिन की देखो कितनी वैसी होती है कि जब अगर बायो लैब में आप चले जाओ जहाँ स्पेसिमेंस रखे हुए हैं तो एक अजीब टाइप की वहां पर स्मेल आती रहती है। और वो जो स्मेल होती है वो किसकी होती है पता होना चाहिए आपको, किसकी होती है, ठीक है ना, पंजेंट स्मेलिंग, क्लियर है। वहीं पर लिखे लगे, इनफैक्ट मैनी नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स
आर यूज्ड इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम, ब्लेंडिंग क्या, परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है, नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो इसमें से एल्डिहाइड कम कीटोन्स ज्यादा किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड जो होता है वो तो पंजेंट स्मेलिंग, लेकिन कीटोन ऐसा नहीं, ठीक है, याद रखोगे भाई। चले आगे, ये जरा देख लो यहाँ पर इस वाले का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए जल्दी से। बता दो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बेटा किसका होगा? ये वाला होगा पहले नंबर। दूसरा किसका हो जाएगा? थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फिर ईथर, ठीक, यही है ना? यस सर। ये देखो दिया भी गया। अब अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, इसमें किसमें यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाएगा? ये वाले में। अल्डिहाइड। किसमें वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स पाया जाएगा? इस वाले में। किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा? इस वाले में। अच्छा एक बात और बताओ, यही बात अगर मैं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछूं तो बताओ बेटा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? अल्कोहल सबसे ज्यादा होगा सर, इसी ऑर्डर में होगा। फिर कौन सा? वही कार्बोनिल कंपाउंड होगा, फिर ईथर होगा, सेम ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बताओ जरा यहाँ पर, इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट का। सेकंड, हाँ, सबसे ज्यादा सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ये, फिर ये, राइट। देख लो बेटा जल्दी से, फिर केमिकल रिएक्शन पर आते हैं। ओके, आगे बढ़े। यस सर। आजा बेटा। अच्छा ये बताओ, कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड कैसी रिएक्शन देना पसंद करता है? न्यूक्लियोफिलिक देना पसंद करता है ना, न्यूक्लियोफिलिक देना पसंद करता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा जो न्यूक्लियोफिलिक है, मैंने बताया था, ठीक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी आप अगर याद करो कार्बोनिल कंपाउंड यानी कार्बन के साथ में मल्टीपल बॉन्ड से अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो बताओ हमेशा यहां पर कैसी रिएक्शन देगा? बोलो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दो टाइप के, दो इलेक्ट्रोफिलिक, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक देगा। न्यूक्लियोफिलिक देगा कि नहीं देगा? कार्बन न्यूक्लियोफिलिक नहीं। ठीक है, अगर कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको दिखे तो आपको तुरंत बताना है कि एक ऐसी रिएक्शन देगा, ध्यान रखिएगा, यह रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफिलिक। सी डबल बॉन्ड एन है यानी सी डबल बॉन्ड ओ है, या फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहीं पर आपके सामने सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो ये हो जाएगा। एक बात बताओ, यहां पर न्यूक्लियोफाइल पहले नंबर पर ऐड करेगा, फर्स्ट, ठीक है, तो जब पहले नंबर पे ऐड करेगा तो एक देखो ये स्पीसीज बन के आ रही है बेटा, और इसी के पैरेलल एक ये स्पीसीज बन करके आएगी। अगर आप चाहो तो मैं ऐसे बना के दिखा सकता हूँ, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा प्लस, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ओ, और ये मैंने जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन, ये हो गई दूसरी। अब बताओ पहली और दूसरी में ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट। पहली और दूसरी में ज्यादा स्टेबल कौन है सर? पहला वाला है। क्यों है बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट। अब अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ध्यान रखना ये कैसा है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला, ठीक, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का है, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये इनकम्प्लीट। तो यहां पर अगर देखा जाए सेकेंड एंड फर्स्ट में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट वाला। ओके सर, कोई दिक्कत यहाँ पर? नो। अच्छा ये बताओ
ये कायरल है या नहीं है? यस सर, कारण यस सर कायरल है। है, ठीक है ना? तो अब ये कायरल है यानी कि यहाँ पर कायरलिटी हो सकती है ना? बताइए सर, ऐसा अगर कोई एग्जांपल दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी करने में? देखिए कैसे, मैं जरा ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, यहाँ पर आपसे पूछता हूँ। ये तुम्हारे सामने बेटा एक मैंने ले लिया, क्या ये है, C डबल बॉन्ड O है। यहाँ पर मान लिया ये A जुड़ा है, ये B जुड़ा है, डबल बॉन्ड O है। इसकी रिएक्शन मैंने HCN से करा दी। तो पहली बात तो HCN से जब होगी तो ये प्लस में जाएगा और ये किस में जाएगा? माइनस। भैया उठा करके जोड़ दीजिए, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये माइनस और ये प्लस। पहले कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ऐसा A B, इधर आ गया क्या CN और इधर हो गया OH। ये साइनोहाइड्रिन होता है कि नहीं? यस सर, साइनोहाइड्रिन अब यहाँ पर देखो, ये कार्बन कायरल है या एकायरल? कायरल। कायरल। और अगर ये कायरल है सर, तो यहाँ पर इनैंशियोमर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यस सर। और अगर यही इनैंशियोमर में हम देखेंगे, इसी इनैंशियोमर में अगर 50% मिल गया D फॉर्म और 50% कैसे मिल गया L फॉर्म, तो बताओ ये कैसा हो जाएगा? रेसमिक मिक्सचर। याद आए? क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, एक बात जरा बताइए जल्दी से, रेसमिक मिक्सचर की अगर हम बात करें तो जब रेसमाइजेशन होता है तो रेसमिक मिक्सचर में दो फिनोमिना होते हैं। रेसमाइजेशन में दो फिनोमिना कौन कौन से होते हैं बताओ? रिटेंशन और इन्वर्जन। बेटा एक होता है रिटेंशन और दूसरा क्या होता है? इन्वर्जन। ठीक है, याद आया ना? ये कहाँ पर बात हुई थी हम लोगों? हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन्स में ठीक है, SN1 में, राइट? तो इस तरीके की रिएक्शन हो जाती है, ध्यान दीजिए कैसे। आइए जरा एनसीईआरटी में फिर से देखते हैं, जो पॉइंट्स हमने छोड़ा था उसी के फिर से हम लोग देख करके आते हैं, ठीक, राइट? ओके, हेलो, क्लास ले रहे हैं। अब यहीं पर देखिएगा, इसको कवर करते हैं हम लोग इस तरीके से। सबसे पहले कह रहा है यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से ज्यादा क्या प्रेफर करता है? यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रेफर करता है। ये देखो लिखा हुआ क्या, कॉन्ट्रेरी टू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन एल्कीन, द एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल विल ऐड फर्स्ट, पहले नंबर पर कौन ऐड होगा? जाकर के न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। ओके, आ जाइए वहीं पर, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। तो ये जो दी गई है, ये क्या दी गई? ये तुम्हारी मैकेनिज्म ही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसे? देखिए, पहले नंबर पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये रीअरेंज हो रहा है, ये स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है भैया, RDS। और यहाँ पर फिर फास्ट क्या अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, तभी जाकर के एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। अब सुनो जरा, यहाँ लैंग्वेज देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम पर ही अटैक करेगा करके, है ना? और जब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम पर ही अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? वो पोलर कार्बोनिल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनिल, ये दिख रहा है ना कैसे अटैक कर रहा है? ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली कर रहा है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp2 से sp3, मतलब ये बताना चाह रहा है हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा, वहां ध्यान रखना, राइट? क्या चेंज होगा? बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो जाएगी, क्लियर है?
और वहीं पर क्या, इन दिस प्रोसेस अ टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इज प्रोड्यूस। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, जब ये हाइब्रिडाइजेशन में चेंजमेंट आएगा तो टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट के रूप में, ठीक है। और दिस इंटरमीडिएट कैप्चर प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम टू गिव द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट, यानी ये जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना। The net result of addition of nucleophile and H plus across the carbon oxygen double bond। इस फिगर में तुमको पूरा बताएगा कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो रही है और कैसे कौन कब कहां पर अटैक हो रहा है, आराम से देखिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आएगा और वहीं पर अगर देखा जाए तो किस तरीके से। अब आइए इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं, ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई मरतबा बनते हैं, कई दफा बनते हैं। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन, किससे, कीटोन से। क्यों भैया, क्यों बता सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो, बोलिए सर। सर एसिडिक एज, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर होता है, क्राउडिंग, क्योंकि देखो एक बात समझ लो, यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है ये कैसे कर रहा है, परपेंडिकुलर कर रहा है ना, इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो आ रहा नहीं, इस तरीके। अब अगर हम बल्कि ग्रुप लगा देंगे तो क्या ये यहाँ पर इजीली आकर के अटैक कर पाएगा, तब तो वहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होने लगेगा ना। या हम यूं कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका लोन पेयर और ये यहाँ जो बल्कि ग्रुप होंगे उनमें रिपल्शन होने लगेगा, ठीक। तो इसी वजह से हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, एल्डिहाइड्स की ज्यादा होती है कीटोन। तो आप ऐसे बता सकते हो बेटा, सबसे पहले अगर मैंने ले लिया यहीं पर फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा मैंने ले लिया क्या, एसिटल्डिहाइड, बताइए दोनों में कौन से ज्यादा रिएक्टिव हो, स्टीयरिक सबसे, स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे कम किसमें है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तभी देखो लिखा भी हुआ, एल्डिहाइड्स आर जनरली more reactive than ketones in nucleophilic addition reaction due to steric and electronic reason. Sterically, the presence of two relatively large substituent in ketones hinders the approach of nucleophile to carbonyl carbon than in aldehydes, having only one such substituent, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली क्या समझते, इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बिकॉज टू एल्किल ग्रुप रिड्यूस द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन मोर इफेक्टिवली देन इन फॉर्मर। यानी ये वाली बात इलेक्ट्रॉनिकली है और स्टीयरिक फैक्टर जो है उसमें आप देख सकते हैं हिंड्रेंस वाला। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो तरीके से एक्सप्लेन की गई है, इसको अच्छे से पैराग्राफ को देख लीजिएगा और पॉइंट को कहीं ना कहीं इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी रहे रिवीजन करने में। बात समझ में आ रही ना मेरी, बोलिए सर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ जाऊं क्या? चलिए नेक्स्ट हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं, बहुत बेहतरीन सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये बेटा रिएक्टिविटी वाला फैक्टर अच्छे से देख लीजिएगा, अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, ये जरूरी है। यहाँ पर बताइए, बताना जरा ये वाला इंपॉर्टेंट है। करा, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनल? क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड एंड प्रोपेनल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन आसानी से देगा? प्रोपेनल। क्यों देगा सर? इसमें चार्ज स्टेबलाइज रेजोनेंस में चला जाएगा, इसलिए इसका जो चार्ज है, यानी इसका जो हम कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है तुमने देख लिया कि ये कॉन्जुगेशन में आ गया, तो कॉन्जुगेशन में आने की वजह से डिलोकलाइज कर गया। लेकिन इस तरीके का
इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन प्रोपेनल में नहीं होता है। अब प्रोपेनल में नहीं होगा तो वो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल आया समझ में। और देखो यही रीजन लिखा है, कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड is less electrophilic than carbon atom of the carbonyl group present in propanol. The polarity of carbonyl group is reduced in benzaldehyde due to resonance as shown. ठीक है, ये देखो पोलैरिटी घट जाती है, किसकी वजह से घट जाती है? बोलो, ये घट जाती है किसकी वजह से? यहाँ पर आपके कंजुगेशन। तो ये भाई साहब पेज का जो लास्ट पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है ना। आगे बढ़े भाई। यस सर। चले, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको दी जा रही हैं। पहली, HCN का एडिशन होगा तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन। किसका होता है बोलो बेटा? साइनोहाइड्रिन। ये अभी मैंने बताया, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पर जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है साहब, ये साइनोहाइड्रिन है तुम्हारा। ओके राइट, ठीक। चलिए अब वहीं पर आ जाइए, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तुमको कहां पर बताया है? याद करो जरा। याद ही नहीं होगा, कहां पर बताया ये वाला? सल्फोनेशन नहीं, मैंने फिनॉल में बताया था। सर वही फिनॉल अल्कोहल वही है। फिनॉल में हमने ये बताया था, ठीक है ना, फिनॉल में हमने ये बताया था। आप अगर याद करें तो वहां पर एक चीज ये बताई थी कि जब हम फिनॉल की बात करते हैं तो मैंने कहा था एक एरियल ऑक्सीडेशन करके रिएक्शन बताई थी, याद करिए, याद आया? नहीं याद आई? एरियल ऑक्सीडेशन बताया था ना, क्यूमीन से बताया था सर। हाँ बताया थे। सेपरेशन ऑफ फिनॉल एंड एसीटोन, याद आया? यस सर, एयर से रिएक्शन वहां पर मैंने बताया था, यहाँ पर हमने बताया था क्या कि ये आपके सामने जो है कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है ये डिसॉल्व हो जाता है, किसमें? NaHSO3 में, जबकि फिनॉल डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। आइए जरा एक बात और करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, ठीक है ना। और वो इंपॉर्टेंट सी बात क्या है, चलिए जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। एक मिनट के लिए ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं यहीं पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें देखो रिएक्शन इस तरीके से कराई गई। अभी हम इसका शॉर्ट तरीका भी आपको बताते हैं। यह है तुम्हारा NaHSO3। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग NaHSO3 जो है ना, इसमें ये आता है माइनस, और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है? ये प्लस वाला पार्ट। बाकी HSO3 जो है ये तुम्हारा इस तरीके से। तो इसको आपको कैसे तोड़ना है मैं बता देता हूँ। इसको तोड़ना है आपको ऐसे, H+ एंड SO3Na, ऐसे तोड़ लीजिएगा, माइनस, आसान हो जाएगी। कैसे रिएक्शन देखो, ये हो गया, C डबल बॉन्ड O है, तुम इसको आसानी से, जैसे ये रियलिटी में रिएक्शन हो रही, तुम ऐसा मत करना, तुम इसको तोड़ देना। कैसे तोड़ोगे? H+ SO3Na माइनस, तो अब ये यहाँ पर आएगा तो बेटा ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाला जो है उसके पास प्लस वाले को भेज दो, और प्लस वाले के पास माइनस वाले को। तो देखो तुमको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये यही तो मिलेगा ना, OH और SO3Na। तो डायरेक्ट ऐसे आप ब्रेक करके ये फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हो। क्या कहते हो भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? सारे बच्चे जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दीजिएगा, क्लियर है?
सभी को? बोलो जल्दी से, क्या यहाँ तक क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक, अब जरा ये जो लैंग्वेज बगल में लिखी है उसको पढ़ डालिएगा सारे बच्चे। ओके, जल्दी से। देखना जरा, राइट, ये देखिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन sulfate adds to aldehyde and ketone to form addition product. The position of the equilibrium lies largely to the right hand side for most aldehyde and to left for most ketone due to steric reason. मतलब यहां पर भी इस रिएक्शन में या इस रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी है वो किसके लिए ज्यादा है? बोलो, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए। और कम कौन होगा? बोलो यार, कीटोन से। आ गया ना समझ में? ये देखो, इसीलिए क्या होता है, राइट हैंड साइड बोल रहा है, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। और कौन नहीं होगा? बोलो जल्दी से, बोलो बोलो। ठीक है, चलो अब यहीं पर आ जाइए। हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल एंड कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनेट। यानी ये जो तुम्हें बनता दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसका अगर हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद यही बन जाएगा जो स्टार्टिंग में आया समझ। ठीक है, बाय ट्रीटिंग इट डाइल्यूट मिनरल एसिड और एल्कोहल। ठीक है, तो इसीलिए इसका हम यूज कहां पर करते हैं? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एक प्रकार से टेस्ट है किसके लिए? ये टेस्ट किसके लिए? बोलो, कार्बोनिल एल्डिहाइड्स। समझ गए क्या? इसीलिए तो डिसॉल्व हो जाता है ना, याद करिए जरा। ठीक है, ओके फाइन। सर ये कीटोन रहेगा तभी भी तो डिसॉल्व हो जाएगा। लार्ज कीटोन हो जाएगा तो नहीं कर पाते। यस सर। ठीक है, चलिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करा लोगे या कराना पड़ेगा? करा लेंगे सर, करा लेंगे। अल्कोहल बन जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है? प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल। याद करो, फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल। एसिटल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल और एसीटोन से 3 डिग्री। 3 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एडिशन ऑफ अल्कोहल। इसमें तुमको पता है हेमी एसिटल और एसिटल बनता है या हेमी कीटल और कीटल बनता है? याद आया क्या? हेमी एसिटल या एसिटल बनता है और हेमी कीटल या कीटल बनता है। जरा देख लीजिएगा यहीं पर कैसे। ये देखो बेटा, ये C डबल बॉन्ड O है, इसकी रिएक्शन आपने कराई ROH से, आपको पता है ये ब्रेक हो जाएगा माइनस में और ये प्लस में। ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये माइनस में और ये प्लस में, उल्टा उठा करके जोड़ दो भाई। आप जैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा OH और ये हो जाएगा OR। बेटा ये हेमी एसिटल बनता है। और आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज में जो रिंग फॉर्मेशन होता है ये भी किसके बनने की वजह से होता है? हेमी एसिटल की वजह से। अब अगर मैं फिर से यहाँ पर 1 मोल OH ले लेता हूँ तो अब ये क्या हो जाएगा, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा और इसको उठा करके जोड़ दिया मैंने, OR एंड हो गया। बताइए कोई समस्या है यहाँ पर? कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये हो गई रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, ये देख लो यहाँ पर एडिशन ऑफ अल्कोहल में कोई समस्या है, कोई दिक्कत? यहां से कई दफा भी क्वेश्चन आए हुए, अभी जितना चल रहा है ना ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, क्योंकि बहुत सारे आपको पॉइंट्स यहाँ पर मिले। कह रहा है एल्डिहाइड रिएक्ट विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड
ये याद रखिए, किसकी प्रेजेंस लेना पड़ता है, ये देखो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस लेना पड़ता है, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना लेता है सर, हेमी एसिटल, और फिर से हम रिएक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एसिटल बन जाता है। ठीक है, एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट को ही क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। और फर्दर जब रिएक्ट करता है एक और मॉलिक्यूल एल्कोहल, क्या बना लेता है, ये देखो जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। ठीक, कीटोन रिएक्ट्स विद एथिलीन ग्लाइकॉल, कीटोन किससे रिएक्ट करता है, एथिलीन ग्लाइकॉल से, क्या बना लेगा, साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है, इसी को बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल्स। ध्यान रखिए, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, ये पूछा भी गया है PYQ, ध्यान रखिएगा। यस ठीक है, इसीलिए डाइहाइड्रिक एल्कोहल से करेगा तो साइक्लिक प्रोडक्ट बना देगा। यहाँ पर नीचे देखो लिखा हुआ है, बगल में रिएक्शन लिखी हुई है, कीटोन्स की रिएक्शन यहाँ पर, ये ध्यान रखना क्या लिया जाएगा, HCl गैस, क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकॉल। कह रहा है कि जो ड्राई हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो हम ले रहे हैं, प्रोटोनेट्स द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, क्या करता है, प्रोटोनेट्स करता है, एंड इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, फैसिलिटेटिंग द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, या हम कह सकते हैं और एल्कोहल। यानी कि यहाँ पर HCl क्यों लिया जा रहा है, ताकि वह क्या करे, न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो कार्बन के उसको बढ़ाए। एसिटल एंड कीटल्स आर हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस मिनरल एसिड टू यील्ड corresponding aldehydes and ketones respectively। ओके फाइन, याद रखेंगे। अब ये जो रिएक्शन तुमको दी गई अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स, ये रिएक्शन का नाम रियलिटी में क्या होता है, बताओ बच्चों, बोलिए। ये रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ओके, फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ठीक, अमोनिया के डेरिवेटिव्स कौन कौन से, आइए जरा ये टेबल देखिए लिखा हुआ। अब कह रहा है, देखो पहले पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, इसको जनरली इससे दिखाएगा, एड्स टू द कार्बन, adds to the carbonyl group of aldehyde and ketone. The reaction is reversible, कैसी है, reversible, and catalyzed by acid, reversible है तो इसको हम catalyst इसमें क्या लेते हैं, acid लेते हैं। The equilibrium favors the product formation due to rapid dehydration of intermediate to form this compound। याद रखना यह प्रोडक्ट की तरफ क्यों शिफ्ट हो रही है, इसका रीजन ये यहाँ पर दिया गया। ये रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रैपिड डिहाइड्रेशन हो, कैसा डिहाइड्रेशन हो रहा है, रैपिड डिहाइड्रेशन। याद रखोगे सर, कैसा, रैपिड डिहाइड्रेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जरा यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जल्दी से, अगर ये तुम्हारा जो ग्रुप लग रहा है, ठीक है, कैसा ये जो ग्रुप, ध्यान देना कैसा ग्रुप है ये तुम्हारा जो है ये इस तरीके का ना, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये ग्रुप कुछ ऐसा होता है, ये NH2Z जो होता है ना, NH2Z है। अब अगर ये ZH है तो क्या हो जाएगा, अमोनिया हो गया रिएजेंट यहाँ, और ये क्या बनाता है, इमीन बनाता है। ठीक, अगर ये R हो गया तो ये एमाइन हो गया, 1 डिग्री एमीन, और ये क्या बना लेता है, सब्स्टिट्यूटेड एमीन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ बेस। आगे ये एमीन्स में आप लोग पढ़ोगे कि इसका यूज कहां पर होता है।
अगर OH लगा है तो नाम क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सिल एमीन, और ये बना लेता क्या, ऑक्साइन। देख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि जनरली रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए कैसे रिएक्शन है। खाली जगह ढूंढ लेता हूं, यहाँ पर इधर समझ लो भाई, C डबल बॉन्ड O है, यहां पर क्या हो जाएगा, H H और ये Z। आपको पता है ये माइनस में जाएगा और ये प्लस में जाएगा, इधर शिफ्टिंग हो जाएगी तो ये माइनस में और ये प्लस में आ जाएगा। उठा के जोड़ दो सर, जैसे जोड़ोगे ये क्या हो जाएगा, OH और ये आ जाएगा क्या, NH और Z। रैपिड डिहाइड्रेशन देखो हो गया, तो जैसे रैपिड डिहाइड्रेशन होगा तुरंत आ जाएगा डबल बॉन्ड N एंड Z। इसी को एक लाइन में अगर लिखना हो तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना भैया, रिएक्टिव में रिएक्शन होती है, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, फिर यहाँ एलिमिनेशन हो रहा है वाटर। कुछ मत करो, डायरेक्ट याद कर लेना। अगर ये इस तरीके से NH2 और Z लिया जा रहा है, क्या करना पड़ेगा, O ले लिया और ये H2 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड N और ये कैसा होगा, Z होगा, ठीक है, Z होगा। ये देखो इस तरीके से, बोलिए सर। तो ये तुम्हारी रिएक्शन। अब देखो, अब सारी रिएक्शन ऊपर चार्ट के देख दो, सारी रिएक्शन देख दो, सारे बच्चे देख जाइएगा, ये देखो, ठीक। हाइड्रोजीन लेंगे तो हाइड्रोजोन बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन लेंगे तो ऑक्साइन बनेगा, फेनिल हाइड्रोजीन लेते हैं तो फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा, 2,4 DNP लेते हैं, 2,4 शॉर्ट में यही बोला जाता है, 2,4 DNP। तो ये क्या बनाता है, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन बन जाएगा। सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये टेस्ट में काम आता है। किसके टेस्ट में काम आता है, ये टेस्ट में काम आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, ओके, याद रखोगे, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, बोलो यार। यस सर। यस सर। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सा पार्ट है, याद रखना। चलो भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं यहीं पर, ये इजी सा है पार्ट। और यहाँ पर देखिएगा रिडक्शन, रिडक्शन, अरे यार ये तो बहुत आसान है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। कार्बोनिल कंपाउंड में याद करो जरा, NaBH4, लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड एक्वस मीडियम में, याद आया कि नहीं याद आया। वहीं पर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि H2 की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस, या फिर प्लैटिनम की प्रेजेंस, या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस, याद रहेगा, बोलिए, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत। चलो भैया जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर। और अगर हम लोग देखेंगे तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन अगला है, हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हो, क्लीमेंशन रिडक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जाता है जिंक एमेलगम की प्रेजेंस में। एक और रिएक्शन होती, बताओ जल्दी से, कौन सी, ये देखो, वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ अगर देखा जाए तो क्या लेते हैं, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट एथिलीन ग्लाइकॉल, तो ये रिडक्शन हो जाता है, बाहर क्या निकल जाता है, N2 बन जाता है। ओके सर, क्लियर। तो ये वुल्फ किर्शनर रिडक्शन है, ये क्लीमेंशन रिडक्शन, याद रखेंगे, क्लियर है। आइए जरा
ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर आइए। ये बताने की जरूरत तो है नहीं ना बेटा, ये तो पहले बता चुके हैं हाइड्रोकार्बन में, याद करिए जरा। यस सर, यस सर। सर बताया। चले आगे। यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन जो है वो क्या है, देखो ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन इन देयर ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड जो कीटोन से डिफर करता है, तो एक बात बताओ मुझे, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन दोनों में से अगर पूछा जाए तो एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका इजी है और किसका डिफिकल्ट? एल्डिहाइड का इजी है, एल्डिहाइड का इजी है। टोन में स्टेरिक फैक्टर आ जाता है, इसलिए तो मुश्किल होता है। एल्डिहाइड का इजी है ना, बोलिए सर। यस सर। अच्छा, एक रूल बताया था, पॉप्स रूल, याद है क्या? यस सर, विग्रस ऑक्सीडेशन sir. पे, विग्रस ऑक्सीडेशन, पॉप्स कार्बोनियल रूल में ग्रुप, क्या बताया था मैंने? कार्बोनियल ग्रुप उस जो कार्बन के smaller उस और- साइड जाएगा जिस साइड कम कार्बन है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे भाई। जी Clear? सर। चलिए यस सर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे और समझेंगे तो ये तुम्हारे आ जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर देख लो नाइट्रिक एसिड। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने आपको कौन कौन से बताए थे, एक बार जल्दी जल्दी से बता दो मुझे। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग वाले बताओ सारे। MnO4। KMnO4 कौन कौन से मीडियम में? न्यूट्रल में हो, बेसिक में हो, या एसिडिक में? ओके सर, ठीक। K2Cr2 सर। K2Cr2 हो, किस में हो जाएगा? एसिडिक में हो। HNO3 डाइल्यूट लेंगे या कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो डाइल्यूट भी ले लोगे चल जाएगा। यस सर। टॉलेंस रिएजेंट, और कौन सा है? फेलिंग्स रिएजेंट। ठीक है, ये भी एल्डिहाइड को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। लिखा हुआ है कीटोन्स जनरली ऑक्सीडाइज होते हैं किसमें? विग्रस कंडीशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एलिवेटेड यानी बढ़े, यानी टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ती है। यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है। टू अफोर्ड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन पेरेंट कीटोन। ओके सर, क्लियर? याद रखोगे। यस सर। तो ये बहुत ही आसान है और इजी भी है, हमने आपको ये पहले ही बताया, पॉप्स रूल वाला। अच्छा, टॉलेंस रिएजेंट में एक्टिव पार्ट क्या होता है और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दोनों बताइए। रिप्रेजेंट तो Ag अमोनिका NH3 ट्वाइस OH से करते हैं जैसे। रिप्रेजेंट जब भी किया जाता है तो ऐसे बेटा किया जाता है, AgNH3 द होल ट्वाइस और प्लस, ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब रिएक्शन दर्शाते हैं तो रिएक्शन करने के लिए हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? ये एक्टिव Ag2O। पार्ट याद है। और टॉलेंस रिएजेंट का पूरा नाम क्या होता है? सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। अमोनिकल नाइट्रेट, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इन बेसिक मीडियम होता है भाई, बेसिक मीडियम भी है सर। याद करना। हाँ, फेलिंग भी तो Right? सर बेसिक में ही निकलेगा ना, उसमें KOH बेटा, KOH या Okay, sir. NaOH है ना, तो वहाँ KOH ही इसको लेते हैं। अमोनिकल सर, इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट नहीं बोल सकते हैं? नहीं, जब बोला जाता है तो इसको बोला ही जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन रियलिटी में इसको हम लोग वहां पर कौन सी मीडियम में लेते हैं? बेसिक मीडियम, राइट?
चले आगे? जी सर। ओके बेटा, फाइन। यहाँ पर आ जाइए, ऑक्सीडेशन देखो करा रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पॉप्स रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अरे जाएगा, भाई ये कीटोन लग पे जाएगा सर। ऑक्सीडेशन में लगेगा। यस कह रहा सर। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिवन बिलो आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन्स। यहीं पर देखो एल्डिहाइड और कीटोन्स को अलग करने के लिए, ये देखो हम लोग यही बात कर रहे थे ना, तो ये OH माइनस क्या बता रहा, बेस बता रहा है। देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन देख लो भैया। कह रहा है ऑन वार्मिंग एंड एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसको हम इन सीटू बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बेटा? यस यस सर। सर। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मींस रिएक्शन के दौरान बनाया गया है, तो इन सीटू है, ठीक है ना। A bright silver mirror is produced due to the formation of silver metal. The aldehyde are oxidized to corresponding carboxylate anion. Reaction occurs in alkaline medium. ठीक है ना, कहां पर? alkaline medium, राइट? ये तुम्हारे सामने। तो एल्डिहाइड चेंज हो जाएगा किसमें? RCO। लेकिन क्या कीटोन्स को करता है ये? बोलिए। सर कोई आवाज, एक सेकंड चले, क्वेश्चन नहीं सा आया। हैं? क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया सर, आवाज आपकी कट गई, एक सेकंड। कह रहे हैं कि क्या यह टॉलरेंस टेस्ट कीटोन्स देते हैं? नो सर, कीटोन नहीं देंगे। हाँ नो सर। ठीक है, कीटोन्स नहीं देते हैं। ओके, चले भाई आगे। वेरी गुड। आ जाओ जरा यहाँ पर ये बात समझ में। अच्छा, जो फेलिंग्स सॉल्यूशन होता है, फेलिंग्स दो से मिलकर के बना होता है ना, फेलिंग्स A एंड फेलिंग्स B। यस सर। फेलिंग्स A में हम लोग CuSO4 रखते हैं कि नहीं रखते बेटा? जी सर। और फेलिंग्स B क्या होता है? NaOH इन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, ठीक है। हाँ, ये देखो लिखा हुआ A इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग B इज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसी को कौन सा सॉल्ट बोला जाता है? रोसेल सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोसेल सॉल्ट। These two solutions are mixed in equal amount before test. तो जब दोनों को मिलाते हैं, यानी A और B मिलाते हैं, तो इसी को तो रिप्रेजेंट किया जाता है ना बेटा CuO से, और CuO से ही बनता है क्या? रिड्यूस होकर के Cu2O, ये रिड्यूस हो जाता है और यही कैसा देता है? रेड प्रेसिपिटेट देता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा देखो रेड ब्राउन लिखा हुआ है, ठीक है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या ये रिएक्शन देंगे? बोलो भाई। नो सर। नहीं देते। ये देखो लाइन लिखी हुई, ये लाइन लिखी हुई सीधी, ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पर ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई आपको? तो ये एक प्रकार से टेस्ट है किसके? एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। चलें आगे। हेलो फॉर्म सर एक रिएक्शन। बात पूछना है सर, टॉलरेंस बिल्कुल। देता है एरोमेटिक एल्डिहाइड का या नहीं? कौन? टॉलरेंस सर। नहीं, टॉलरेंस भी बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है नहीं देते हैं। यस सर। चलें आगे भैया, आ जाइए जल्दी से, यहीं पर बात खत्म कर लेते हैं। अभी उसका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे बेटा जब हम बताएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन हेलो फॉर्म रिएक्शन देखिए कौन कौन से देते हैं। एक बात बताओ, CH3 CHOH और इससे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ तो ये अल्कोहल हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा? ये सर दे सकता है, क्योंकि वो टार्टम होके वो कीटोन ही बनाएगा। 2 एल्केनॉल्स जो होते हैं ना, तो 2 एल्केनॉल्स यह रिएक्शन देते हैं। अच्छा, CH3C डबल बॉन्ड O और इनसे कोई अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे H हो गया, C6H5 हो गया, ठीक है ना, इस तरीके वाले जितने हैं यहाँ पर, ये सभी CH3 हो गया, ये सारे के सारे टेस्ट देते हैं, हेलो फॉर्म टेस्ट, ठीक है, क्लियर।
तो यहाँ पर हेलो फॉर्म टेस्ट क्या करते हैं, या तो यहाँ पर ऐसे लिखा हो मिले आप लोगों को, यानी क्या NaOX, या फिर ऐसे लिखा मिलता है X2 प्लस NaOH। बोलिए सर, सही है कि नहीं सही है? यस दोनों सर, बातें हैं ना, यस सर, ठीक है। X2 प्लस NaOH ऐसा लिखा मिले, या फिर इस तरीके का आपको लिखा मिले NaOX, तो भी बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन्स, ठीक, aldehyde and ketones having at least one methyl group linked to the carbonyl carbon atom, methyl ketones, are oxidized by sodium hypochlorite to the sodium salt of corresponding carboxylic acid having one carbon atom less than that of carbonyl compound। देखो, इस वाले पार्ट को उठा करके डायरेक्ट चेंज कर देना किसमें, हेलो फॉर्म में, ठीक है। हेलो फॉर्म या इसी को बोलते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म, या इसी टाइप का। सर फ्लोरोफॉर्म जो बनता है वो स्टेबल बनेगा? नहीं नहीं नहीं, फ्लोरोफॉर्म में बेटा हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है ना रिएक्शन, यस सर, इसलिए, ठीक है। ये देखो एक बात दिखा, द मेथिल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलो फॉर्म, दिस ऑक्सीडेशन, ये वाली लाइन जरा सारे लोग, दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये देखो ये एग्जांपल दे करके बताया गया, क्या इससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कोई प्रभावित होगा? बोलिए भैया। नो सर, नहीं प्रभावित, ठीक है। ये देखो लिखा भी हुआ, ये किसके लिए यूज किया जाता है, देख लो आराम से, सारी कंडीशन हेलो फॉर्म की इसमें तुम्हारे एनसीईआरटी में दे दी है, डॉट बहुत अच्छे से ढंग से दी, ठीक है। आगे बढ़े भाई। यस सर, चलिए, ये वाला जरा देख जाओ बेटा, ये वाली प्रॉब्लम इससे पहले किया होगा आप लोगों ने वैसे तो, ये वाली जो प्रॉब्लम है इस पर तो क्वेश्चन भी बन चुके हैं। आइए करते हैं। जरा एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C8H8O है। यह एक ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बना रहा है 2,4 DNP रिएजेंट के साथ, एंड येलो प्रेसिपिटेट देता है आयोडीन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कौन सा हुआ, ये हेलो फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। इट नाइदर रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट। अच्छा, टॉलेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस कौन नहीं कर पाता, कीटोन नहीं कर पाते हैं सर, तो पक्का, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा कीटोन, क्योंकि हेलो फॉर्म भी दे रहा है। हाँ ठीक है। कह रहा नॉर इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ना ही है ब्रोमीन वाटर को और बेयर्स रिएजेंट, ना ही है डीकलराइज करता बेयर्स रिएजेंट को और ना ही ब्रोमीन वाटर। कह रहा ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड बी हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। Identify the compound A and B and explain the reaction involved। किया जाए। A जो है वो 2,4 DNP डेरिवेटिव बना रहा है, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन में से कोई एक है, कोई एक है ना, लेकिन कह रहा है कि यह टॉलेंस और फेलिंग्स के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो एंड पे नहीं है कार्बोनियल ग्रुप, यानी कि ये कैसा हो जाएगा बोलो यार, कीटोन होगा कि नहीं कीटोन होगा? हो जाएगा। और कीटोन हेलो फॉर्म टेस्ट देता है कि नहीं देता है सर? देता है सर, देता है। यानी ये एक प्रकार से कैसा हो जाएगा, मेथिल कीटोन हो जाएगा। बोलिए यस सर। सर, यस सर। ठीक, अगर यहां पर देखो लिखा हुआ है A indicates high degree of unsaturation yet it does not decolorize bromine water or Bayer's agent, this indicates the presence of unsaturation due to aromatic ring। क्या एरोमेटिक वाले जो जितने भी होते हैं यह कभी भी
ब्रोमीन वाटर के साथ, या फिर अगर देखा जाए तो ये बेयर्स रिएजेंट के साथ, यहाँ भी तो डबल बॉन्ड है, रिएक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। नो सर। बोलो भाई, समझ में आया क्या? ठीक। अब कह रहा है एरोमेटिक रिंग भी, बीइंग एन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ कीटोन शुड बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जब हम कीटोन को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बी इंडिकेट्स दैट इट शुड बी बेंजोइक एसिड एंड कंपाउंड ए शुड देयरफॉर बी अ मोनो-सब्स्टिट्यूटेड aromatic methyl ketone. The molecular formula A indicates that it should be a phenyl methyl ketone, जिसे क्या बोला जाएगा? एसिटोफिनोन। ठीक है, और देखिए जरा यहाँ पर ये रिएक्शंस दी गई, आराम से देख सकते। C8H8 ये हुआ, नाम क्या हो जाएगा इसका बताओ बेटा? एसिटोफिनोन है ना, एसिटोफिनोन। ये 2,4 DNP है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2,4 DNP। आपको पता है ये वाला H2 जो है ऐसे वाटर चला जाएगा ना बाहर बना, तो ये तुम्हारा क्या है? एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक, ये तो कोई ऐसा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। ओके सर, क्लियर है, याद रखना। और यहां पर अगला कह रहा है कि ये जो है तुम्हारा एसिटोफिनॉन आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट देने पर ये क्या बन जाएगा? CHI3 और H2CrO4। ये क्या है? क्रोमिक ऑक्साइड है ना, या क्रोमिक एसिड है। तो क्रोमिक एसिड से COH में भी चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट। क्रोमिक H2CrO4 एसिटोफिनॉन की देख लो भैया, देख लिया, H2CrO4 है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता दें भाई, जल्दी से देख लें ये क्वेश्चन सभी। नो सर, नो डाउट। ठीक है, सारा कुछ तो इसमें लिखा ही हुआ है। अगली रिएक्शन कौन है? रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। बताओ कौन सी रिएक्शन के बारे में बोला गया है? एल्डोल। हाँ, और भी है थोड़ी। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। एक और रिएक्शन होती है, वो कौन सी? एक होती है, पर अगर अल्फा एच एब्सेंट हो जाए तब कैनिजारो। सर एक सूडो कैनिजारो भी देखी थी, वो कई सारे होते हैं, क्रिस्टेंको क्रॉस भी कर होते, हाँ क्रिस्टेंको क्रॉस भी करके होती देखी। है, सारे होते हैं, लेकिन वो सभी अपने इधर है नहीं ना। ठीक है, तो जितना NCERT पार्ट में, तो चलो ये कर लिया जाए जल्दी से। बोलिए सर। यस सर। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो वहीं पर। अच्छा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आता है आप लोगों को? पढ़ा है? यस सर, अगर सेम टाइप के ना हो तब क्रॉस हो जाता है। तो कितने प्रोडक्ट्स वहां पर मिलते हैं? 4 to 8 के बीच में वेरी करते हैं। ठीक है ना। मेनली अगर NCERT में देखो तो NCERT में क्या कहते हैं कि सिर्फ 4 को ही डिस्कस किया इन लोगों ने, है ना। ये ठीक है, चलिए। 2 ये रिएक्शंस हैं, क्योंकि पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन तो इन्होंने इसमें दिया नहीं है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन वाला जो, वो हम लोगों ने फिनॉल में ऑलरेडी कर लिया था। अच्छा एक बात बताओ, एल्डोल कंडेंसेशन जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में जब एल्डोल बनता है तो वहां पर हम लोग एक चीज देखते हैं। एल्डोल बनने के बाद में, जैसे ये देखो एल्डोल बन रहा है, ये एल्डोल बनेगा। एल्डोल बनने के बाद में जब हम इसे हीट करते हैं तो यह डिहाइड्रेट कर जाता है। अगर यहीं पर हम कहें कोई ऐसा ग्रुप लगा दें, यहीं पर हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो डिहाइड्रेशन की रेट को बढ़ा रहा है, बोलना सर,
यानी डिहाइड्रेशन की रेट को जो बढ़ा रहा हो। तो एल्डोल कंडेंसेशन तेजी से होगा या नहीं होगा? अरे क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? सर आज पर और बता दीजिए। हमने कहा कि जैसे यहां पर एल्डोल बना, मान लो यहीं पर हम कोई और सा ग्रुप लगा दें, जैसे मान लो इस जगह पर मैं ग्रुप लगा दूं OCH3 हो गया, है ना, या यहीं पर मैं लगा दूं कोई +M ग्रुप लगा दूं या कोई -M ग्रुप लगा दूं, तो बताओ एल्डोल तेजी से होगा कि नहीं? होगा अच्छा, सर। डिहाइड्रेशन याद है आप लोगों को? डिहाइड्रेशन, यस सर। यस सर। डिहाइड्रेशन में क्या होता था? कार्बोकैटायन बनता था सर। कार्बोकैटायन होता था। अब डिहाइड्रेशन अगर हो रहा तो डिहाइड्रेशन में यहाँ पर देखिएगा, सिंपल सी बात है, डिहाइड्रेशन की अगर बात होती है तो डिहाइड्रेशन में एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने के बाद, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने के बाद एक बात सिंपल सी बताइएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने के बाद डिहाइड्रेशन की रेट बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी सर। क्यों बेटा? क्यों बेटा? सर कार्बोकैटायन है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन में अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो बढ़ेगी या घटेगी? बोलिए सर। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो ये बढ़ेगी या घटेगी? देखो, जब भी यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सर ग्रुप यहाँ लगता है, बढ़ेगी। यहाँ बढ़ जाती है भैया, यहाँ बढ़ जाती है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देगा। ठीक। चलो, ये चीज है अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो अ नंबर ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये रिएक्शन, याद रखना यहाँ पर एल्डोल ऐसे बोला जा रहा है, तो एल्डोल का मतलब डी से याद रखना, यहाँ पर डाइल्यूट बेस लिया जाता है, ठीक है। और कैनिजारों में सी आता है, सी मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड बेस लिया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब डाइल्यूट बेस लिया जाएगा तो एल्डोल होगा, और जब कॉन्सेंट्रेटेड बेस लिया जाएगा तो कैनिजार होगा। याद रखोगे? यहां पर कोई डाउट तो नहीं आएगा ना? चलिए अब आ जाओ वहीं पर, अगली बात करते हैं हम लोग ध्यान से। यहां पर कैसे हुआ इसको जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं खाली स्क्रीन वो लेकर के पेज को बता देता हूँ। जैसे ही आपने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड को H, और यही अल्फा हाइड्रोजन वाला आपने ले लिया इस तरीके का, CH2 C डबल बॉन्ड को और H ले लिया। यहां पर जब आए तो ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये माइनस है और एक ऐसा है प्लस, तो ये इधर अटैक कर देगा और ये इधर अटैक करेगा, सिंपल सी बात। यहां पर आ जाएगा CH3 C, अब ये किस में आ गया बेटा? OH में आ गया, और ये है CH, और इधर आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड। अब आपको पता है यहां पर विड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग लगा होगा, ये OH उतनी ही तेजी से निकल करके जाएगा। ये क्या बना? एल्डोल बना। एल्डोल का मतलब क्या? ALD मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, और फिर क्या हो जाएगा? ऑल मतलब एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये तुम्हारा H है, ये है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके का है ये H, और ये तुम्हारा हो जाता है वाटर। बाहर क्या निकल जाएगा? H2। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH
C डबल बॉन्ड OH हो, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पर ध्यान रखना, अगर विड्रॉइंग ग्रुप और ज्यादा स्ट्रांग लगा दोगे ना तो ये और तेजी से वाटर निकलेगा, यानी एल्डोल का यहाँ पर अल्फा बीटा जो अनसैचुरेटेड बन रहा है ना, ये और तेजी से बनेगा, ठीक है। और यही देखो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर अटैक किया, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर चला गया, देखो इस तरीके को, ठीक। कह रहा एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन atom of carbonyl compound is due to a strong electron withdrawing effect of the carbonyl group and resonance stabilization of conjugate base। तो इसीलिए याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर रहेगा तो वो वाटर को और तेजी से निकालता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर एल्डोल का जो एल्डोल में जो एलिमिनेशन होकर के अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है वो बहुत तेजी से, ठीक है। Aldehyde and ketone having at least one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute alkali as a catalyst to form beta hydroxyaldehyde and beta hydroxy ketones, यानी कीटोल बोलते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको, यहाँ पर इस तरीके से देखो बताया जा रहा है। बेस कैसा लोगे, कैसा बेस लेंगे सर, डाइल्यूट सर, डाइल्यूट बेस, ठीक है, क्लियर, राइट। ये देखो भाई यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको देख सकते, कैसे यहाँ पर बोला गया, किस तरीके से डिराइव किया गया इसका नाम, ये सारे कुछ बताइए, ठीक है ना, क्लियर, याद रखना। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, क्रॉस बताइए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दो अलग हो, डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो अलग हो जाएंगे तो हो जाएगा। जब दो डिफरेंट लेंगे तो दो डिफरेंट लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोला, ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। डिफरेंट यानी कि अल्फा हाइड्रोजन है ना, देखो दोनों यहाँ पर लिया, एक एल्डिहाइड ले रहे हैं, एक प्रोपेनल्डिहाइड ले रहे हैं, यानी एसिटल्डिहाइड प्रोपेनल्डिहाइड, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन डिफरेंट। तो यहाँ पर कह रहा है, साफ साफ कह रहा है, इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। तो एनसीईआरटी में क्या 4 प्रोडक्ट्स की बात की गई, ठीक है, याद रखना। चले अगली, जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं वाले हैं वो रिएक्शन देते हैं, याद करो जरा इसका एग्जाम्पल। हम लोगों ने रेडॉक्स में भी देखा था, रेडॉक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रेडॉक्स में बताया गया, रेडॉक्स में क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है बताइए सर, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जब एक ही मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन या ऑटो रिडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बेस भी देखो मैंने कैसे याद कराया, सी से कैनिजारो एंड सी से कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। हीट कर देंगे तो एक का रिडक्शन और एक का क्या मिल जाएगा वहां पर, ऑक्सीडेशन। फॉर्मेल्डिहाइड होगा, बेंजल्डिहाइड होगा, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, कैनिजारो रिएक्शन देते हैं सर, ओके, कोई दिक्कत। ये बेंजल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाँ इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं है बेटा, ठीक है ना। जैसे ये वाला ऐसे दिया जाता है CHO और ये CHO इस टाइप का है, तो इसमें क्या होता है, एक चेंज हो जाता है CH2OH और एक हो जाता है क्या, COO-, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये एनसीईआरटी में बेटा यहाँ तक आप लोग एल्डिहाइड कीटोन्स देख लेंगे, और कल हम लोग वही अपना सीक्वेंस शुरू कर देंगे, ठीक है ना, ओके। यस सर। हाँ,
आप देख जाइएगा पूरी एनसीईआरटी के जो रिएक्शन है इंटेक्स क्वेश्चन है, और अगले टर्न पे यानी कल वाले टर्न पे हमारी जब क्लास लगेगी तो उसमें शुरुआत से एक सिस्टमेटिक, जैसे मैंने आपको नोट्स प्रिपेयर करा है वैसे मैं पूरा का पूरा इसको सिस्टमेटिकली बता दूँ। ठीक है सर? तो एनसीईआरटी से आप लोग एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स लगाइएगा, क्योंकि कल मैं प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा और इसको जैसे हम लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं उस तरीके से। ठीक है ना? चलिए ओके, बड़ा वाला थैंक यू आप लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।